गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का वाईसीटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग आज से इतिहास की थ्योरेटिकल क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आपको टॉपिक वाइज पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और पूरा का पूरा सिलेबस, आप किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बिना संदेह आप इसको देखिए। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समझिएगा, मतलब सीक्वेंस से चीजें। और जो अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम बताना चाहते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, वह यह है कि यहाँ पर पहले हम आपको थ्योरी की क्लास करेंगे, और थ्योरी की क्लास करने के बाद, और आपको पता है वाईसीटी के पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है। मार्केट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे ही पास हैं दोस्तों। हमारे पास का मतलब हमारे पब्लिकेशन के पास, वाईसीटी के पास ही है। और हम हर टॉपिक को समाप्त करने के बाद ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आपको पता है कि क्वेश्चन इतिहास वगैरह के तो रिपीटेड मोड में ही पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन अपवाद स्वरूप छोड़ के। तो दोस्तों आप सभी लोग करना क्या है, आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा प्रयास ये करिएगा कि सेशन को शेयर करिएगा। जिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है 10,000 रुपए पेमेंट करने की, कहीं पर एडमिशन लेने की, और इतिहास पढ़ने के इच्छुक हैं, वो शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। उसके साथ साथ लाइक करें अगर सेशन पसंद आए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चीजें आपको करनी है, यही मोटिवेशन होता है हमारा दोस्तों। तो ये तो ठीक स्टार्टिंग की बातें थी। अब हम आपको स्टार्ट करके स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों इतिहास के बारे में दोस्तों, ठीक है। चलिए बताते हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले इस शब्द पर फोकस करिएगा। शब्द आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इतिहास। सिलेबस के बारे में चर्चा होती चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, क्या क्या इतिहास में पढ़ना है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ने से स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें फालतू का चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल भरोसा रखिए। तो दोस्तों इतिहास, पहले शब्द को समझते हैं। इतिहास को अगर सामान्य शब्द में परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, ये सामान्य परिभाषा है। ये बिल्कुल आसानी से विदित परिभाषा है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होता है कि भैया इतिहास क्या है। तो आप कहते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। यहां पर से पहला फैक्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज के 4-5 साल पहले कई एग्जाम्स में पूछा गया कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इतिहास के जनक के बारे में बातचीत करें तो हेरोडोटस का नाम आता है दोस्तों, हेरोडोटस का नाम आता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत करिएगा, इतिहास का जनक कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और सबको कम से कम जो इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको ये इस बात के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि भैया इतिहास क्या है और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, जब हम भारत के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों, जब हम भारत का इतिहास या भारत के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं तो यहां पर हम लोगों को ध्यान में ये चीजें रखनी होती है कि हमको पढ़ना कैसे। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है दोस्तों, 3 भागों में। और हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो विभाजन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इतिहास के पढ़ने का है, वो आप कहेंगे कि पहले काल को, या पहला जो पढ़ते हैं हम उसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से पढ़ते हैं। सबके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। प्रागैतिहासिक काल सुविधा के दृष्टिकोण से, ये अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया इतिहास को। तो प्रागैतिहासिक काल होता है। दूसरा जो होता है उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल,
और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है दोस्तों, तीसरा क्लासिफिकेशन जो है उसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा ये सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजन किया गया है। किसमें किसमें? प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। चलिए हम इसके बारे में अब धीरे धीरे चर्चा स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की विशेषता के बारे में अगर हम आपको बताएं दोस्तों, एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सी बात हम कहते हैं दोस्तों कि यहां पर लिखित लिपि का, मतलब आप कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, लिखित लिपि का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब है एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, समझिएगा, उपलब्ध नहीं है। कोई भी हमको ऐसा स्क्रिप्ट नहीं मिला है, कोई भी ऐसी हमको लिपि नहीं मिली है जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी देती हो दोस्तों। बेसिकली अगर हम इस कालखंड के बारे में आपसे कहें तो मोटा मोटा कहें तो 6 लाख बीसी से लेकर लगभग आप आएंगे तो 2500 बीसी पर, कहीं कहीं पर किताबों में 1000 बीसी भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर 1500 लिखा हुआ है। लेकिन हम कहेंगे दोस्तों, ये चूंकि हम सुविधा के दृष्टिकोण से आपको बांट रहे हैं, तो जिस काल तक का लिखित इतिहास नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते। तो भैया हम पढ़ेंगे कैसे इसको? जब हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है तो हमको इस काल के बारे में जानकारी कैसे होगी? आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नहीं उठते हैं, तो मतलब आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। सिंपल सी बात है कि सर जब लिखित साक्ष्य नहीं है, जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम इस काल के बारे में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो दोस्तों हम कहते हैं इस काल के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो पाषाण से प्राप्त होती है, यानी कि पत्थरों से, पत्थरों से प्राप्त होती है। पत्थरों को हम औजार भी कह सकते हैं, उपकरण भी कह सकते हैं दोस्तों, औजार भी कह सकते हैं, उपकरण से कह सकते हैं। तो मतलब ऐतिहासिक काल में जो भी हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है, हमने खुदाई की पूरे भारत में भांति भांति के स्थानों पर, जब खुदाई की, खुदाई से हमको कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, कुछ मानव की एक प्रकार से कंकाल मिले। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, हम कब की बात कर रहे हैं? सोचिए कि लगभग 10,000 बीसी से पहले की बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मोटा मोटा अगर हम कहें कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, और इसी में हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और भारत में सबसे पहले इस काल के बारे में, मतलब पाषाण काल के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई थी वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट साहब थे। 1863 में, 1863 में, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, आप इसको इस नाम से जान सकते हैं। इन्होंने पाषाण काल के बारे में, भारत में पाषाण काल के बारे में सबसे पहले एक प्रकार से पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की थी। भारत में पाषाण काल के विषय में जानकारी प्रदान की थी, के विषय में जानकारी। ठीक है दोस्तों, 1863 की बात है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये 1863 की बात है। रॉबर्ट ब्रूस फूड, इनके बारे में हम अभी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अब प्रागैतिहासिक काल में चल रहे हैं तो थोड़ी सी पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर जो अभी पीछे मैंने एक क्लासिफिकेशन किया पढ़ाने का, दूसरा मैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बता दूं थोड़ी सी, और फिर ऐतिहासिक काल में, और फिर हम सीधा प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल से अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे पर अगर हम चलते हैं तो दूसरा हमारा क्या था, ये लिखा हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। तो हम आपको बताते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल, अब समझिए, ये भी देखिए,
आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है, एक ऐसा काल है, काल का मतलब समय होता है तो सबको पता है ना, युग भी आप कह सकते हैं, इसमें युग भी लिखा जा सकता है। एक ऐसा समय है जिसमें लिखित या लिपि का ज्ञान तो था, लिपि का ज्ञान तो था, लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन जो लिपि का ज्ञान था वह अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जिस भी लिपि का ज्ञान था, इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, लिखित संरचनाओं का मतलब जो भी हम जैसे आज के टाइम में ABCD काखा गाघा ये सब चीजें पढ़ते हैं, लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से उस समय की भी लिपि का ज्ञान तो था मानव को, लेकिन हम अभी तक इसको मतलब लिपि को हम लोग क्या कर पढ़ नहीं पाए हैं, लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, वर्तमान समय पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब जब लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो मतलब हमको उस काल के बारे में उनके लिखित साक्ष्यों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जब हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं, तो हमको लिखित साक्ष्य का कोई मतलब नहीं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर से आपको अगर हम बातचीत करें, जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में भी अगर हम जानकारी कहें तो यहां पर से जो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थे, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, और उसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि नहीं, बताइए एक बार। सभ्यता, ठीक है, हम लोगों के पास में इन दोनों सभ्यताओं के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम यहां पर जो लिपि प्रचलित थी उसको हम पढ़ नहीं पाए, फिर भी जानकारी है। तो मतलब हमको जानकारी कहां से मिली है, ताम्र ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमको जानकारी मिली है उसका स्रोत है उत्खनन, जो हमने खुदाई की, खुदाई के दौरान जो हमने वहां पर एक प्रकार से जो भी संरचनाएं पाई, ठीक है, संरचना में हम कहेंगे कि हमने स्थापत्य के बारे में कुछ चीजें पाई। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें तो सब लोग पढ़ते हैं कि भैया अन्नागार के बारे में, स्नानागार के बारे में, है ना, तो स्थापत्य के बारे में, इसके साथ साथ हमने चित्रकला के बारे में, और चित्रकला आपको पता है ऐतिहासिक काल की भी बहुत पॉपुलर है, भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश, पढ़ा है ना, तो ऐतिहासिक काल के भी बारे में जानकारी का एक बड़ा स्रोत वहां की चित्रकला भी है। इसके साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि मूर्तिकला, तो जानकारी के स्रोत के बारे में कि हमको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो पहला तो आप कहेंगे खुदाई से, खुदाई से, दूसरा संरचनाओं से, और संरचनाओं से ही आगे फिर हम कहेंगे कुछ और चित्रकारी भी की गई है, नॉर्मल पत्थरों पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं, उससे भी हमको इस समाज के बारे में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो यह लिपि का ज्ञान तो था आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन हम अभी तक इसको पढ़ पाने में सफल नहीं हुए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और एग्जाम्पल ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे अक्षर मिले हैं, लिपि मिली हुई है, स्क्रिप्ट, लेकिन हम पढ़ने में असमर्थ हैं। आगे हम तीसरा क्लासिफिकेशन बांटे थे वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दें तो ऐतिहासिक काल क्या होगा, एक ऐसा काल, एक ऐसा युग जिसमें लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, और लिपि का ज्ञान होने के साथ साथ में हम उसको पढ़ भी पाने में सक्षम हैं। मतलब जो भी लिपि का ज्ञान था उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको हम पढ़ भी लिए हैं, उसको पढ़ पाने में भी सक्षम है। तो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हो गया ऐतिहासिक काल। मतलब आप कह सकते हैं कि इस काल के बारे में लिखित साक्ष्य भी हैं और जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, और इसके साथ साथ अन्य जानकारी। भैया एक जानकारी के स्रोत पर आप पूरी तरीके से इतिहास का निर्धारण नहीं कर सकते कि केवल एक स्रोत है। फिर इस काल के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार के विद्वान हुए हैं,
जैसे अगर हम बातचीत करें इस काल के बारे में, तो वैदिक सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आती है। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आपको पता है एक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं, और ऋग्वैदिक काल, इस काल को हम 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का मानते हैं। और दूसरा जो हमारे सामने है, दूसरा जो पार्ट है वो है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। इस काल को हम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का मानते। ये 600 बीसी है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूं बार बार, 600 बीसी का। इस काल के बारे में हमको लिखित साक्ष्य भी मिले। यहां पर आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद जो है वो इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, मतलब ये वैदिक सभ्यता। और फिर उसके बाद में आपको पता है महाजनपद काल, महाजनपद काल, फिर हम कह सकते हैं मौर्य काल, मौर्य काल, फिर उसके बाद और भी आगे आएंगे तो गुप्त काल भी कह देंगे, गुप्त काल, फिर आगे वर्धन काल, वर्धन काल कहेंगे, हर्षवर्धन के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्धन काल, ठीक है। फिर आगे आपको पता है कि फिर जो हमारे पास मुस्लिम आक्रांता आए, जो भारत पर मुस्लिम आक्रांता आए, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हमको लिखित भी प्राप्त हुई, स्थापत्य के बारे में भी। फिर उसके बाद जो हम कहेंगे आधुनिक भारत में जो पढ़ते हैं, जो ब्रिटिशर्स आए या यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, तो सबके बारे में हमारे पास में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो ये पूरा का पूरा काल जो है वो ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित साक्ष्य हैं। लेकिन हमने कहा कि हम लिखित साक्ष्यों पर अकेले विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अकेले एकमात्र लिखित साक्ष्य, क्योंकि शासक, अब अगर हम बातचीत करें, अब इस टाइम की अगर हम बातचीत करें मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल में आपको पता है सबसे महान प्रतापी शासक जो हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद अशोक, उसके बाद अशोक हुआ। तो शासक के अनुरूप सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए लिखित साक्ष्यों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिखित साक्ष्य तत्कालीन समाज में अन्य साक्ष्यों के साथ में, जैसे आपके पास में स्थापत्य, स्थापत्य, कोई विदेशी यात्री आया हो उसने भी कुछ लिखा हो, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब जो हैं वो मृदभांड वगैरह, मृदभांड वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये जानकारी के स्रोत होते हैं। और जब ये सब एक साथ मिलकर किसी बात की पुष्टि करते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, वह जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक काल हो गया। अब हम वापस चलते हैं। हमने कहा इतिहास को हमने इसी अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। हमने कहा एक प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में हमको लिखित लिपि भी नहीं मिली है, मतलब लिखित लिपि भी नहीं थी। हमको जानकारी कहां से मिली? पाषाण उपकरणों, औजारों से मिली है। दूसरे काल के बारे में मैंने कहा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित लिपि का ज्ञान तो था, लिखित लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन हम लोग पढ़ पाने में अक्षम है। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित लिपि का ज्ञान भी था और हम जिसको पढ़ पाने में भी सक्षम है, हम लोग पढ़ ले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हम एक और क्लासिफिकेशन, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, कालखंड के अनुसार क्या किया? विभाजन किया। तो एक विभाजन किया है, हम कहते हैं जर्गेसन थॉमसन, नाम आपके सामने लिखते हैं, जर्गेसन थॉमसन। जर्गेसन थॉमसन साहब थे। अगर हम इनकी बातचीत करें तो ये डेनमार्क से संबंधित है, और डेनमार्क में एक कोपेनहेगन संग्रहालय है। क्या नाम है? कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय। यहां पर से संग्रहालय है, और हम आपको बताते हैं संग्रहालय में क्या चीजें रखी जाती हैं। संग्रहालय, और यहां पर बहुत पुरानी एंटीक सामानें रखी जाती है संग्रहालयों में। यहां पर उपस्थित सामग्री के आधार पर जो जर्गेसन थॉमसन थे, इन्होंने इतिहास का जो विभाजन किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है। कहा है कि भैया पाषाण काल, इतिहास का अध्ययन हमको पाषाण काल के रूप में, दूसरा अध्ययन हमको एक प्रकार से कांस्य युगीन काल में या कांस्य काल के रूप में, और तीसरा कहा लौह काल के रूप में, लौह काल के रूप में करना चाहिए। 3 काल सामने लिखें और नाम याद रखिएगा, जर्गेसन थॉमसन। एक बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है,
जर्गेशन महोदय के द्वारा कहें कि कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी सामग्री के आधार पर निम्नलिखित में से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युगीन काल में इतिहास का विभाजन किसने किया था? तो ये जर्गेशन थॉमसन ने किया था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि जिस काल में पत्थरों का बहुतायत में प्रयोग होता था, किसका? पत्थरों का बहुतायत में प्रयोग होता था, और किसी भी धातु का नहीं, पत्थरों का बहुतायत में प्रयोग, उसको हम पाषाण कालीन सभ्यता या पाषाण युगीन सभ्यता कहेंगे, ठीक है, बहुतायत में प्रयोग। दूसरे के बारे में इन्होंने कहा, कांस्य युग के बारे में, जिस काल में कहा इन्होंने कि पत्थर के साथ साथ किसका उपयोग हो? कांस्य का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। और जिस भी पूरे वर्ल्ड में जो तत्कालीन समाज में जहां जहां पर भी पत्थर और कांसे का प्रयोग एक साथ में किया गया, उसको कांस्य काल के रूप में जाना गया। और जब से लोहे का आविष्कार हो गया, और भारत में लोहे के आविष्कार की बातचीत करें तो आप लोगों को अतरंजी खेड़ा एक जगह है, अतरंजी खेड़ा, यहां से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो आप कह सकते हैं 1000 बीसी का है, 1000 बिफोर कॉमन, 1000 बीसी ईसा पूर्व का है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व का है। तो लौह काल जिसमें लोहे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था, वह काल जिसमें लोहे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था, लोहे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था, ठीक। तो 3 काल, और यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? जर्गेशन थॉमसन, बस इतना ही याद रखिएगा। अब हम वापस लौटते हैं, जिस तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों पाषाण काल के अकॉर्डिंग। हम पहले आपको पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर हम आपको पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और सबसे लास्ट में चलेंगे ऐतिहासिक काल में। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल के नाम से, मध्यकालीन काल से नाम से, और आप कह सकते हैं आधुनिक काल के नाम से भी इतिहास का विभाजन किया है। कुछ इतिहासकारों ने हिंदू काल, मुस्लिम काल के नाम से भी इतिहास का विभाजन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इतिहासकार हुए, अलग अलग जिसका जिस तरीके का मत बन पड़ा, इतिहास का विभाजन कर दिया। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण थे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बता दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं वो लिखने का प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अपना नोट्स रहता है, लास्ट में पलट के आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आप पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, चलिए समझिएगा, बहुत टफ चीजें नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम आपको पढ़ाएंगे, और देखिएगा आपको समझ में भी आएगा। हमने कहा जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मैंने आपको बताया भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और सुविधा के दृष्टिकोण से प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का अध्ययन करने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले हमने इतिहास का विभाजन 3 हिस्सों में किया, अब पाषाण काल का विभाजन 3 हिस्सों में कर रहे हैं। पहला जो काल है इसको आप यह कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। दूसरा जो काल है उसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। तीसरा जो है उसको हम नव पाषाण काल कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। यहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं लेकिन तथ्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं लेकिन तथ्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों को उसी के अनुसार पढ़ना है जिसके अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न रहा है और जो लेटेस्ट अपडेशन रहा उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों
ये एक क्लासिफिकेशन है पाषाण काल का, और हमने पाषाण काल के बारे में कहा कि ये लगभग 6 लाख बीसी से लेकर, बिफोर कॉमन से लेकर आप इसको 2500 बीसी तक, अलग अलग किताबों में कहीं पर आप कह सकते हैं 1000 बीसी भी लिखा हुआ है, कहीं पर 1500 बीसी भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के काल को हम पाषाण काल के नाम से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरे भारत में ये जो काल है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर चल रहा था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चल रहा था। इसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, बनता नहीं, लेकिन एक सुविधा के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे। फिर हम पूरा पाषाण काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम फेज है, जो टाइम बताया जाता है, वह बताया गया है दोस्तों। पूरा पाषाण काल के बारे में कहा गया कि ये 6 लाख बिफोर कॉमन या ईसा पूर्व से लेकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक, ये कहा गया है। मतलब सबसे लंबा काल चला है पूरा पाषाण काल। अभी पूरा पाषाण काल फिर 3 भागों में सेगमेंट हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मध्य पाषाण काल जो चला है वो अलग अलग किताबों में, मैंने कहा टाइम में कंफ्यूज मत करिएगा, बस जो मैं सुविधा के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं बस उसको अगर याद कर पाइएगा तो याद रखिएगा, नहीं तो बस मैं बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन है। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर आप इसको कह सकते हैं कि 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल के बारे में किसी किसी किताब में 10,000 ईसा पूर्व लिखा है और किसी किसी में 6,000, किसी किसी में 8,000। आप ये कहेंगे कि भैया 6,000 ईसा पूर्व या 8,000 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर ये जो है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चला है। बिल्कुल सामान्य सी चीज मैंने आपको बताई, बिल्कुल सामान्य चीज, इसमें कोई टफ चीजें मैंने नहीं बताई। फिर मैं आपको बता रहा हूं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में जब हमको पढ़ना होता है तो हम इस काल को 3 हिस्सों में पुनः विभाजित करते हैं। बस ऐसे ही विभाजन समझिएगा, और कुछ भी है नहीं यहां पर इंपॉर्टेंट। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं इंपॉर्टेंट के फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 हिस्सों में पूरा पाषाण काल को बांटकर पढ़ते हैं। 3 हिस्से क्या क्या हैं? 3 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है उसको हम निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसी को किसी किसी किताब में पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहा गया है, समझिएगा, पूर्व या निम्न, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे को हम मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल का हम विभाजन कर रहे हैं। मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा दोस्तों क्या है? तीसरा है हमारा, आप इसको हम कहेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। क्या कहेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये 3 हिस्सों में हमने इसका विभाजन कर दिया, पूरा पाषाण काल। अब हम पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल। अगर जो लोग हेडिंग बनाना चाहें वो हेडिंग बना लें, निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दी थी। यह कौन थे? यह आप कह सकते हैं कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। 1863 में इन्होंने भारत में पहला निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल की खुदाई की, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम आप कह सकते हैं दोस्तों पल्लरवम था। क्या नाम था? पल्लरवम। पल्लवरम की खुदाई इन्होंने की थी।
पल्लवरम की खुदाई की थी। और पल्लवरम कहां पर है, कहा इसकी लोकेशन कहां है, तो पल्लवरम की अगर लोकेशन की बात करें तो पल्लवरम की लोकेशन है दोस्तों, इसकी लोकेशन स्थित है मद्रास में। इसीलिए पूरा पाषाण कालीन या पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, समझते चलिएगा, लिंक करते चलिएगा। नाम रॉबर्ट ब्रूस फूड आपको याद रखना है। 1863 में इन्होंने पल्लवरम की खुदाई की, और जब कार्बन डेटिंग वगैरह की, जो इतिहास को एक प्रकार से कालक्रम निर्धारण करने वाले स्रोत होते हैं, उनके बारे में जब उस पर जांचा परखा तो पता चला कि पल्लवरम जो है वो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में आता है, पूरा पाषाण काल में आता है। और फिर यहीं से पल्लवरम की खुदाई की, और इसमें इन्होंने क्या प्राप्त किया, पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। हैंड एक्स का मतलब आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी टाइप का था। इन्होंने पल्लवरम से किसकी प्राप्ति की, हैंड एक्स की प्राप्ति की, कुल्हाड़ी प्रकार का था। आप कुल्हाड़ी का प्रयोग किस में करेंगे, आजकल लोग पेड़ों की कटाई में करते हैं, उस टाइम के लोग पेड़ों की कटाई छटाई में करते थे, उसके साथ साथ जानवरों को मारने में। तो हैंड एक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है या किया जाता था, तो आप यहां पर यह कहेंगे कि भैया इसका प्रयोग किसमें, आप कह सकते हैं जानवरों को मारने में, जानवरों का शिकार करने में। और इसके साथ साथ आप क्या कहेंगे, जानवरों के शिकार करने के साथ साथ में आप दूसरा शब्द यहां पर कहेंगे कि भैया पेड़ पौधों को काटने में, पेड़ पौधों को काटने में। पेड़ पौधों को काटने में। देखिए, घबराइएगा नहीं, आप लोग वाईसीटी के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएंगे तो ये जो मैं बनाता चल रहा हूं कलरफुल, जो देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, शायद अगर अच्छा लग रहा हो तो उसी टेलीग्राम चैनल से आप इसको, मैं रिक्वेस्ट करके बोल दूंगा, इसी चीज को डला दूंगा, तो आप क्या करिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सेम इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली जानकारी होगी पल्लवरम की खुदाई होगी, मद्रास में हुई, इसीलिए पूरा पाषाण काल को हम किसके नाम से जानते हैं, मद्रास संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। यहां पर जो मैं बात बताना चाहता हूं, इसके बाद इनके एक मित्र हुए जिनका नाम था विलियम किंग। क्या नाम था, विलियम किंग, नाम याद रखिएगा, विलियम किंग। भाई एक स्थान इन्होंने वही पल्लवरम के पास में, पल्लवरम के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है अत्तिरपक्कम। क्या नाम है, अत्तिरपक्कम, अत्तिरपक्कम। पल्लवरम की खुदाई के बाद विलियम किंग ने अत्तिरपक्कम की खुदाई की, और अत्तिरपक्कम से भी हमको पूरा पाषाण कालीन औजार की प्राप्ति हुई है, कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों, उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपको विलियम किंग के बारे में। अब थोड़ी सी मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं तो ये तो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए। अब लेकिन ये तो पता चल गया, अगर उपकरण प्राप्त हुए तो इनका कोई ना कोई प्रयोग करता रहा होगा। भाई अगर उपकरण प्राप्त हुए हैं तो इसका स्वाभाविक सी बात है, अब जैसे ये संस्कृति चल रही आज के टाइम में, 2022 का समय है, आज के टाइम में ये संस्कृति चल रही। आप सपोज करिए कि क्या हो कि अचानक से किसी कारणवश इस सभ्यता का नाश हो जाए, क्योंकि सभ्यताओं का नुकसान ह्रास होता रहता है, पतन होता रहता है, और नई सभ्यताओं का विकास होता रहता है। तो जब यहां खुदाई होगी, खुदाई से ये डिजिटल बोर्ड मिलेगा, ये पेन मिलेगा, कैमरा मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, चेयर मिलेगी, मेज मिलेगी, लाइटिंग वगैरह मिलेगी। तो अब भाई स्वाभाविक सी बात है, इतनी चीजों की जब प्राप्ति होगी तो लोग सोचेंगे, जो खुदाई करेंगे, कि भैया अगर ये चीज है तो इनका प्रयोग करने वाले लोग भी रहे होंगे, तो मतलब बड़ी उन्नत सभ्यता थी। आज की सभ्यता की बातचीत करें तो उसी टाइम में लोगों ने सोचा कि भैया अगर ये औजार प्राप्त हो रहे हैं, हैंड एक्स मिल रहा है, अन्य प्रकार के उपकरण मिल रहे हैं, खुरचनी टाइप का मिल रहा है, ठीक है, हैंड एक्स मिल रहा है, आगे मैं औजारों के बारे में और बताऊंगा आपको जानकारी पूरा पाषाण काल से ही संबंधित। लेकिन ये उपकरण मिल रहे हैं तो इनका प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी कोई होगा, मतलब मानव भी होंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन बना है और बहुत बार बना है, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया है, स्टार लगा रहा हूं और आईएमपी भी लगा रहा हूं। तो निम्न पूरा पाषाण काल
समझिएगा, हमारे साथ में लिखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण कालीन मानव की खोपड़ी के, मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य। एक बार क्वेश्चन पूछा है नर्मदा नदी घाटी करके, तो आप नर्मदा नदी घाटी कहेंगे, नर्मदा नदी घाटी। मानव की खोपड़ी के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो नर्मदा नदी घाटी, और नर्मदा नदी घाटी के साथ साथ आप इसको कह सकते हैं, यही नर्मदा नदी घाटी के ही क्षेत्र में एक जगह है हथनौरा, हथनौरा, और इसकी लोकेशन जो है वो एमपी में है, मतलब दोनों है एक ही जगह पर, लेकिन ये स्पेसिफिक होके, जगह स्पेसिफिक होके क्वेश्चन पूछा है, और ये एक ब्रॉडर वे में पूछा है क्वेश्चन कि प्राचीनतम मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो प्राचीनतम मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिले, तो मैंने आपको बताया प्राचीनतम मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी या हथनौरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहां से, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं, याद हो जाएगा, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप सोचिए ये नर्मदा नदी घाटी मतलब पूर्व पुरा पाषाण कालीन जो स्थल था उसका विस्तार क्या, पहले देखिए ना, पहले देखिए, पहला चीज मैंने बताया कि भैया केवल और केवल पल्लरवम मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में। फिर मैंने दूसरा बताया, दूसरा नाम क्या लिखा था, अतिरपक्कम, विलियम किंग के नाम से। तो क्या लगा कि पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता थी क्या वो छोटे से क्षेत्र पर सीमित थी, नहीं। दूसरा मैंने बताया कि निम्न पुरा पाषाण कालीन सभ्यता का जो क्षेत्र था वो नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में हथनौरा में मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ, मतलब नर्मदा तक विस्तृत थी। तब लगा कि नहीं पूरे भारत में सभ्यता हो सकती है, तो जगहों जगहों पर जहां पर शंकाएं थी, जहां पर देखिए खुदाई ऐसे ही नहीं होती कि जहां मन किया वहां पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के लिए कुछ चीजें घटित होती हैं, जैसे पूरा पाषाण कालीन मानव की अगर हम बातचीत करें तो ये नदियों के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे ताकि कम से कम पानी की प्राप्ति हो जाए, और पहाड़ों के आसपास के क्षेत्र में ताकि क्या हो, ठंडी के सीजन में वो बचाव कर सके। तो उसी के आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ, खुदाई की गई। फिर आगे एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुए हैं जी.आर. शर्मा साहब, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा साहब। इन्होंने बेलन घाटी में, बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में पूर्व पुरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की है, और यहां से लगभग 44 स्थल प्राप्त हुए दोस्तों। कितने, एक दो नहीं, 44 स्थल प्राप्त हुए दोस्तों, बेलन नदी घाटी क्षेत्र। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जी.आर. शर्मा साहब, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिक होकर बता रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्व पुरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी कि उत्खनन किसने कराया, तो जी.आर. शर्मा साहब ने कराया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से अब बेलन नदी घाटी से 44 स्थल प्राप्त हुए, तो 44 स्थलों में इसकी कुछ विशेषता भी रही होगी। तो यहां पर बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक का नाम भैया उपकरण तो प्राप्त ही होगा। उपकरण क्यों प्राप्त होगा अभी मैं आगे बताता हूं, इसकी जब विशेषता बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी। उपकरण की प्राप्ति होगी, इसके साथ साथ पहला साक्ष्य मिलता है अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मातृ देवी की प्रतिमा। यह क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति कहां से हुई, तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र से। या पूछ सकते हैं कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्राचीनतम प्रतिमा किस काल की है, तो पूर्व पुरा पाषाण काल की। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि यह प्रतिमा प्राप्त हुई है उपकरण के साथ में। तो उपकरण और अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है, की प्राप्ति हुई है। देखिए डिटेल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो एक ही घंटे में वास्तविकता बताएं 50 मिनट में पाषाण काल खत्म कर देते हैं लोग।
केवल आपकी मस्तिष्क में कंफ्यूजन कम बने, कम से कम बने, क्योंकि फैक्चुअल चीजें होती, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाए यहां पर। ठीक है, तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई यहां से। फिर अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें, अब मैं आ रहा हूं औजारों के बारे में। औजारों के बारे में अब मैं आ रहा हूं दोस्तों। अगर मैं औजारों के बारे में बातचीत करूं कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाणकालीन औजार, देखिए औजारों का निर्माण अगर मैं कहूं तो क्वार्टजाइट पत्थर से प्रमुखता से हुआ है। औजारों का जो निर्माण होता था वो क्वार्टजाइट पत्थर से, क्वार्टजाइट पत्थर से प्रमुखता से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि औजारों का निर्माण जो हुआ है वो बहुत सारे औजार जो है मेनली प्रमुखता से क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, और इन औजारों में कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से क्लीवर है, ये याद रखिएगा। क्लीवर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, देखिए क्लीवर की प्राप्ति हुई है। इसके साथ साथ किस चीज की प्राप्ति हुई? इसके साथ साथ आप कह सकते हैं आप स्क्रेपर की प्राप्ति हुई। किसकी? स्क्रेपर की प्राप्ति हुई है। और इसके साथ साथ किस चीज की प्राप्ति हुई? स्क्रेपर के साथ साथ में आप कह सकते हैं हस्त कुठार की प्राप्ति हुई। किसकी? हस्त कुठार की प्राप्ति। ये अब क्लीवर को हिंदी में कहीं कहीं पर विदारणी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? विदारणी। क्लीवर को ही विदारणी कहा जाता है। अच्छा, ये काम क्या करता था? तो इसका काम सबसे खतरनाक था। इसका काम था वृक्षों को काटने का काम है इसका, कि वृक्ष काटे जाएंगे, वृक्षों को काटना या फिर जानवरों का शिकार, आप इसको कह सकते हैं शिकार, जानवरों का शिकार इसी से किया जाता था। स्क्रेपर से क्या होता था? स्क्रेपर से आप कह सकते हैं कि भैया इससे छाल उतारी जाती थी, छाल उतारी जाती थी। अब छाल का मतलब, अब आपको पता है जानवर होते हैं, जानवरों के ऊपर एक स्किन होती है, एक लेयर होती है, उसको उतारने में इसका स्क्रेपर का प्रयोग होता है। और हस्तकुठार क्या होता है? हस्तकुठार जो हथौड़ी टाइप, सॉरी, ये हस्तकुठार का मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप का होता है। वर्तमान में जैसे आप हैंडेक्स कुल्हाड़ी कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं घातक प्रहार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। घातक प्रहार के लिए, इसके लिए घातक प्रहार के लिए। घातक प्रहार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मैंने 3 उपकरणों के बारे में बताया यहां पर। एक बताया है हस्तकुठार या क्लीवर, आपके हस्तकुठार, क्लीवर और स्क्रेपर, ये 3 उपकरण याद रखिएगा। तीनों अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग था। उपकरण के नाम से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूरा पाषाणकालीन उपकरण है, तो नाम एक ठोर दे देगा इसमें से। आप ये 3 याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्लीवर या विदारणी, दूसरा स्क्रेपर और तीसरा हस्तकुठार। ठीक है, आगे अगर हम थोड़ी सी जानकारी और दें इसके बारे में, तो पूरा पाषाणकालीन मानव जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पूरा पाषाणकालीन मानव जीवन, अब यहां से चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आएगी। पहली चीज, मानव बिल्कुल आदिम था। आदिम होने का मतलब मैं यहां पर कहूंगा भैया, मानव नग्न अवस्था में रहता था। किस अवस्था में रहता था? नग्न अवस्था में रहता था। नग्न अवस्था में रहता था। खाएगा क्या? शिकार करेगा, मांस खाएगा, शिकार करेगा, कंदमूल खाएगा और अपना क्या करेगा? पेट भरने का प्रयास करेगा। ठीक है, ठीक है ना। आगे के बारे में अगर हम बातचीत करें, तो उस समय के मतलब आग थी, हम ये कहेंगे आग थी, लेकिन आग का प्रयोग करने से अपरिचित थे। आप इसको एक लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो मैं यहां पर कहूंगा आग के प्रयोग से पूरा पाषाणकालीन मानव अपरिचित था। पूरा पाषाणकालीन मानव अपरिचित था। तो मांस कैसा खाएगा?
तो जब शिकार करेगा, कंदमूल खाएगा, कच्चा मांस खाएगा। समझिएगा, सीक्वेंस से अगर देखेंगे तो कच्चा मांस का सेवन करेगा। समाज होगा? समाज भी नहीं होगा, समाज नहीं था, समाज नहीं था। और कुछ बताइए, थोड़ा सा आप भी सोचिए। इतनी चीजें मैंने बताई। जब भाई नंगा रह रहा है, नग्न रह रहा है, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है, समाज सोसाइटी नहीं है, आग का प्रयोग नहीं है, कच्चा मांस खा रहा है, फल फूल खा रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कहेंगे, ये और क्या कहेंगे, इसको आप ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाण कालीन मानव जीवन जो था वो पूर्णतः प्राकृतिक था। कैसा था? पूर्णतः प्राकृतिक था दोस्तों, प्राकृतिक था, पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था दोस्तों। आप बताइए, आप बताइए क्या चीज इसमें बची है? डिटेल में बताने का प्रयास किया, एक ही बार को, एक ही लाइन को मैंने 2 बार बताने का प्रयास किया ताकि समझ में आ जाए। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका हमने पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी। तो दोस्तों ये जो सेशन है इसको खूब शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे हम उतनी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल यकीन रखिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर यहां पर समझ में नहीं आया। वहां पर मैं क्लास में आने से पहले उस टॉपिक को जरूर समझा दूंगा, ठीक है, उसको समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।